लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा, ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। न ट्रेजरी बैंक उसका हकदार रहेगा, न मोदी उसका हकदार रहेगा, यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे। और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखाता हूं, इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे याद है तब तो मैं शासकीय व्यवस्था की राजनीति में नहीं था, मैं एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते काम करता था। उस समय एक चर्चा सुनने को मिलती थी गलियारों में कि देखिए ये कैसे लोग हैं, पंचायतों में आरक्षण देना है तो बहुत आराम से दे देते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तो कह रहे हैं पंचायतों में आरक्षण देना है तो आराम से देते हैं, क्योंकि उसमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है। उसको लगता है हम सुरक्षित यार वहां दे दो। ये उस समय गलियारों में बहुत चर्चा थी कि बोले कभी नहीं करेंगे यहां बैठे हुए। क्यों? क्योंकि उनका कुछ जाएगा। और इसलिए और बगे पंचायत का हो जाता है, 50% तक पहुंच गए। मैं राजनीतिक दृष्टि से और भी एक बात समझाना चाहता हूं साथियों। आज से 25 साल 30 साल पहले जिसने भी विरोध किया तो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया था। आज ऐसा समझने की गलती मत करना। पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पे पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत करके आई हुई बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। वे ओपिनियन मेकर हैं ग्रास रूट लेवल पे। 30 साल पहले वो शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वो वोकल है। और इसलिए अब जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी न कभी पंचायत में काम कर चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वो आंदोलित है। वो कहती हैं कि झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ देते हो, वो तो परिवार में भी पहले होता था, अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो। और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती है। और इसलिए मैं राजनीतिक जीवन में जो लोग प्रगति चाहते, मैं किसी भी सांसद की बात करता हूं, किसी भी एमएलए की बात करता हूं, ये दल वो दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वो आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली है। और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रास रूट लेवल पर
महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। यहां मैंने सुना हमारे मुलायम सिंह जी थे, तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। जब आएंगे तो 34 पे, और दूसरा धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं, और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है, और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है, और इसलिए और यह संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। और इसलिए मैं तो देशवासियों का ऋणी हूं, और मैं तो संविधान निर्माताओं का ऋणी हूं कि जिसके कारण आज मैं यहां हूं। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, लेकिन हम पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय न करें, इतना निवेदन है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जीवन के हर क्षेत्र में हम देखें कि नारी शक्ति देश के गौरव को बढ़ाने वाले परचम लहराने में कहीं पीछे नहीं है जी। हम गर्व से कर सकें इस प्रकार से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आज हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां तो कमाल कर रही हैं जीवन के हर क्षेत्र में। इतना बड़ा सामर्थ्य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं जी? उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है। और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। यह राष्ट्रहित का निर्णय है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का हमारे सामने अवसर एक साथ बैठ करके एक दिशा में सोच करके विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है, स्वीकार करने का अवसर है। और मैंने जैसा पहले ही कहा कि आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए
हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2023 में इस नए सदन में हमने सर्वसम्मति से एक प्रकार से इस अधिनियम को स्वीकार किया था। पूरे देश में खुशी का वातावरण बना, उस पर कोई राजनीतिक रंग नहीं लगे और इसलिए वो कभी राजनीतिक इश्यू भी नहीं बना। तो एक अच्छी स्थिति है। अब सवाल ये है कि हमें कितने समय तक इसको रोकना है। अब यहां जो लोग जनसंख्या वगैरह के विषय उठाते हैं, क्या आपको मालूम नहीं है? मैं चाहूंगा कि अमित भाई अपने भाषण में इन सारी चीजों का उल्लेख करेंगे, जब कि हमने जनगणना के संबंध में कब कब क्या क्या किया था, बाद में कोविड आया, उसके कारण क्या मुसीबत आई, कैसे रुकावटें आई, ये सारी बातें हम सबके सामने हैं, इसमें कोई विषय नहीं है। लेकिन पिछले दिनों जब हम 23 में चर्चा कर रहे थे, तब भी व्यापक रूप से बात ये थी कि इसको जल्दी करो। हर कोई कह रहा था जल्दी करो। अब 24 में संभव नहीं था क्योंकि इतने कम समय में करना मुश्किल था। अब 29 में हमारे पास अवसर है। अगर हम 29 में भी नहीं करते तो ये स्थिति क्या बनेगी हम कल्पना कर सकते। फिर हम देश की माताओं बहनों को ये विश्वास नहीं बना पाएंगे कि हम सचमुच में प्रयास सच्चे अर्थ से कर सकते थे। और इसलिए समय की मांग है कि अब हम ज्यादा विलंब न करें। इस दरमियान राजनीतिक दल के लोगों से, संविधान के जानकार लोगों से, जो महिलाओं में एक्टिविस्ट के नाते काम करने वाले ऐसे लोगों से भी कई चर्चाएं हुई। कुछ लोगों ने खुद होकर के भी सुझाव दिए। सारा मंथन करते करते करते, और यहां भी सभी दलों से लगातार बातें इनकी होती रही है। स्ट्रक्चर वे में हुई है, इनफॉर्मल भी हुई है, और उसमें से आखिर बना हुई एक कुछ रास्ता निकालना होगा ताकि हम हमारी माताओं बहनों की शक्ति को जोड़ सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। यहां बैठकर के हमें किसी को संविधान ने देश को टुकड़ों में सोचने का अधिकार ही नहीं दिया है। जो शपथ लेके हम बैठे हैं ना, हम सबको एक राष्ट्र के रूप में विचार करना हमारा दायित्व बना। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हम टुकड़ों में न सोच सकते हैं, न टुकड़ों में हम निर्णय कर सकते हैं। और इसलिए निराधार रूप में, जिसमें कोई सच्चाई नहीं, रत्ती भर सच्चाई नहीं है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो बवंडर खड़ा किया जा रहा है, मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर
जब गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जब नीयत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी।